प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित में मैं प्राची बहुगुणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपसे यह कहना है कि जब भी आप ये कार्यक्रम देखें, अपने साथ अपनी बुक, अपनी नोटबुक और अपना जो स्टेशनरी है, पेन पेंसिल, वो लेकर बैठे और जो भी यहाँ पर बताया जाता है उसको नोट करते चलें। आज हम अपना अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी शुरू करेंगे। उसका जो पार्ट छूटा हुआ था उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चों आपको क्या करना है? आपको सिर्फ शांति से बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है और अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र करना है। अपना ध्यान जो आसपास ध्वनियाँ हैं, जो आसपास आपके परिवेश में जितने भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनकी तरफ आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस एक्टिविटी से आपका माइंड एक्टिवली लिसनिंग के लिए तैयार होगा। चलिए बच्चों, करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज से हम आगे इसी तरह की माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे। तो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको रोमन अंक शुरू किया था। अब मैं उससे आगे बढ़ रही हूं और रोमन अंक के बारे में कुछ नियम आपको विस्तार से बताऊंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने रोमन अंक लिखे हैं वो हैं दिस सिंबल, ये प्रतीक 1 के लिए, जो V होता है 5 के लिए, जो X होता है 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए। ये आपके बेसिक रोमन नंबर हैं, रोमन अंक हैं और आप इनके आधार पर बहुत सारे अंक बना सकते हो। जितनी संख्याएं आप लिखना जानते हो वो सारी की सारी संख्याएं रोमन अंक में लिखी जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो चलिए करते हैं कि क्या क्या नियम है। बच्चों, सबसे पहला नियम है कि जो भी संख्या जितनी बार रिपीट होती है, यानी कि जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो संख्या उतनी बार ऐड हो जाती है, माने उतनी बार जुड़ जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि V, L और D यानी कि 5, 50 और 500 ये कभी रिपीट नहीं होते, इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। कभी 2 बार V नहीं आता, कभी 2 बार L नहीं आता, कभी 2 बार D नहीं आता। ठीक है, बाकी के साथ यही रूल लगता है। जैसे X है, X का मतलब होता है 10। अब आप देखिए, मैंने X एक बार लिखा तो 10 है, मैंने 2 बार लिखा तो 10 + 10 = 20 है, मैंने 3 बार लिखा तो 10 + 10 + 10 = 30 है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं 1 को लिखती हूँ एक बार तो 1 है, 2 बार लिखती हूँ तो 2 है, 3 बार लिखती हूँ तो 3 है। अब यहाँ पर आप रुक जाइए। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक रूल है कि नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार रिपीट हो सकता है। इनको छोड़ के, इनके नीचे तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ये तो रिपीट होते ही नहीं है। ठीक है ना, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, इनकी भी नहीं होती, इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है और इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनका भी रूल है कि वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। यानी कि अगर आप 40 लिखोगे तो 40 आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये 40 नहीं है। ठीक है, ये 40 है ही नहीं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे आगे अगला नियम पढ़ते हैं। अगले नियम में क्या है बच्चों? देखो बच्चों, ये एक बड़ी संख्या है इसके मुकाबले, x यानी कि 10 और v यानी कि 5। अब क्या करना है, पहले मैं लिखती हूं x और उसके आगे लिखती हूं v। अब देखो बच्चों, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। यानी कि अगर बड़ी संख्या से दाईं ओर, बड़ी संख्या से दाईं ओर छोटी संख्या लगती है तो वो उसमें जुड़ती है। ठीक है,
जैसे x का मतलब 10 और v का मतलब 5, तो ये संख्या बन गई आपकी 15, 15। क्यों? क्योंकि बड़े अंक के दाईं ओर लगने वाली छोटी संख्या घटती है। ठीक है, अब देखिए, सॉरी जुड़ती है। अब देखिए दूसरा जो है उसमें क्या करना है, आप क्या करते हैं, आप एक संख्या लेते हैं x और इससे पहले, इससे बाईं ओर आप एक संख्या लिखते हैं 1। अब अगर आप बाईं ओर छोटी संख्या लिखते हैं तो वो संख्या घटेगी, यानी कि 10 माइनस 1 बराबर 9। तो ये रोमन अंक होगा 9 के लिए। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों, v कभी नहीं घटता। जो v अंक होता है वो कभी नहीं घटता। v, l और d, ये आप समझ लो, ये अगर एक्सेप्शन है, ये अगर अपवाद है, तो ये हर मायने में चलेंगे। ना तो v घटेगा, ना l कभी घटेगा, और ना ही d कभी घटेगा। यानी कि अगर मैं इसकी जगह v लिखती हूं तो ये कोई रोमन अंक नहीं है, ये कोई रोमन अंक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो नियम है ये क्या कहता है, अगर बड़ी संख्या के दाईं ओर संख्या जा रही है तो जुड़ेगी, और अगर बड़ी संख्या के बाईं ओर जो संख्या है वो उससे घटेगी। और v, l और d कभी किसी मान से नहीं घटाए जाते, ना ही इनकी पुनरावृत्ति होती है। बच्चों ये मैंने आपको बताया है, और ये बेसिक नंबर्स हैं। आप इन बेसिक रोमन अंक से बहुत सारे अंक बना सकते हो। जैसे मुझे बनाना है 23, क्या बनाना है 23, तो देखो कैसे बनाएंगे 23। सबसे पहले 23 को हम लिखते हैं 20 प्लस 3। ठीक है, 20 का मतलब होता है x, x क्योंकि 2 बार x आएगा, तो x, x, और 3, 1 2 3, दिस इज 20। 10 और 10 20, प्लस 1 21, 22 23। तो हमारा सिंबल क्या बन गया बच्चों, ये हमारा प्रतीक बन गया रोमन के लिए, यानी 23 को हम रोमन में इस तरह से लिखेंगे। हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे आपको 40 लिखना है, 40 लिखना है बच्चों, तो 40 मैंने आपको बताया था, 40 आप कभी ऐसे नहीं लिखोगे, ये 40 आप कभी नहीं लिखोगे क्योंकि नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। आप 40 के लिए क्या करोगे, आप 50 लोगे, और मैंने आपको बताया था बाईं तरफ छोटी संख्या होगी तो वो घटेगी। तो 50 में से कितना घटता है कि 40 आता है, 50 में से घटता है 10। तो ये बनेगा, देखो ना, ये हो गया 50, 50 माइनस 10 बराबर 40। तो इस तरह से हम बहुत सारे अंकों को बना सकते हैं। जितने भी आपको अंक पता है, अब सारे के सारे अंक इन रोमन अंकों की सहायता से बना सकते हैं। 1000 तक के अंकों की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो इसमें एक दे रखा है, रोमन संख्याओं में लिखो। मैं कुछ दे रही हूं संख्याएं, उनको आपको रोमन अंकों में लिखना है, रोमन अंकों में लिखो। इसमें सबसे पहले है संख्या 69, 69, ठीक है, 69। अब 69 को पहले हम तोड़ते हैं, 60 प्लस 9, ठीक है। और 60, अब 60 के लिए हम 50 की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि 50 और 10 60 होता है। तो पहले मैंने 60 को बनाया 50 प्लस 10 प्लस 9। अब 50 को मैं लिखूंगी L, इसके आगे 10 होता है X और 9 का सिंबल होता है ये। तो बच्चों ये बनेगा आपका 69। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो है 98। 98 यानी कि 98 को हम रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे, 98, ठीक है बच्चों। इसको भी हम पहले ब्रेक करते हैं, 98 को, 90 प्लस 8। अब देखो बच्चों, अगर मैं 90 50 से बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, 50 से बनाने की कोशिश करती हूँ, तो पहले मैं 50 लिखूंगी, फिर 10 10 10 10, यानी कि ये 4 बार रिपीट हो जाएगा। आप इसको देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसको मैं अगर इस तरह से करूँ 50 प्लस 40 प्लस 8, तो देखो बच्चों 50 के लिए तो L है, 40 के लिए मुझे फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं हम?
नहीं कर सकते हैं हम ऐसा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है इसको सॉल्व, हमें इसको एक आसान से केवल इन दो सिंबल से हमारा काम चल जाएगा। देखो बच्चों, C यानी कि 100, उससे पहले लगा 10, ये हो गया 90, क्योंकि बाईं तरफ लगी है ना संख्या, 10 बाईं तरफ लगी है, तो ये क्या हो गया 90। अब इसमें 8 जोड़ दो, 8 जोड़ने में क्या दिक्कत है, 8 का तो आपको सिंबल पता ही है, 5 6 7 8, तो हमारा क्या बन गया XCV111। दिस मीन्स ये है हमारा 90 और ये है हमारा 8, तो क्या बन गया बच्चों 90 + 8 98। तो आप लोग जो भी ये बुक में दे रखे हैं इनको आप क्या करोगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद जब भी आपका स्कूल खुलेगा बच्चों, ये कॉपी आप अपनी मैम से चेक कराओगे और जो भी आपकी उसमें गलती होंगी वो मैम आपको बताएंगी। इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग, कोष्ठकों का प्रयोग का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स के बारे में तो पता ही है, आपने इससे पहले भी ब्रैकेट्स यूज किए हैं। तो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर में, अध्याय 1 में जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा कोष्ठकों का प्रयोग। ठीक है बच्चों, रोमन संख्या की एक्सरसाइज आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोष्ठकों यानी ब्रैकेट। कोष्ठकों का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट। कोष्ठकों का प्रयोग, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। देखिए बच्चों, 2 लड़कियां हैं, 2 क्या है, गर्ल्स हैं। ये मैंने बनाई एक गर्ल, ठीक है, ये इसकी चुटिया है, ये एक गर्ल है और ये है उसकी सिस्टर दूसरी गर्ल। इसका नाम है सीमा और इसका नाम है रीमा, ठीक है। अब ये दोनों लड़कियां गई मार्केट, इनको क्या लेनी है, कॉपी लेनी है, ठीक है। इसको भी 10 कॉपी लेनी है, इसको भी 10 कॉपी लेनी है। इसने सस्ती वाली कॉपी ली, इसने ली जो 6 रुपए की एक कॉपी है, ठीक है। इसने कॉपी ली कितने की, ₹6 की एक कॉपी, ठीक है, ₹6 की एक कॉपी ली। और इसने किस हिसाब से ली बच्चों, इसने ली ₹7 की एक कॉपी, ठीक है, ₹7 की एक कॉपी ली। इसने भी 10 है, ली इसने भी 10 है। इसने कितनी ली, 10, और इसने भी कितनी ली, 10, ठीक है। अब ये दोनों बहनें घर आई और हिसाब लगाया कि हमारा टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, इसका भी और इसका भी। तो दोनों के हिसाब लगाने का तरीका अलग अलग था। सीमा ने क्या किया, सीमा ने पहले अपना हिसाब लगाया कि भाई मेरी एक कॉपी 6 रुपए की है, 10 से गुणा कर देती हूं, पता चल जाएगा कि मेरी 10 कॉपियां कितने की हैं। फिर अपनी बहन की कॉपी ले ली, कितने की है, 7 रुपए की एक कॉपी है, 10 कॉपी उसकी भी हो गई। तो उसने हिसाब लगाया, 6 धाम 60, 7 धाम 70 और उसका आ गया ₹130, ठीक है, 130 रुपए आ गए। रीमा ने कहा मैं तो अलग तरीके से करूंगी। उसने क्या किया, उसने कहा पहले मैं दोनों की कॉपी का एक जोड़ा बना लेती हूँ। दीदी की एक कॉपी 6 और मेरी एक कॉपी 7 रुपए की। उसने क्या करा, 6 और 7 को एक साथ लिख दिया, जोड़ा बना दिया उसका, फिर उसकी गुणा कर दी 10 से, ठीक है। तो 6 और 7 हुआ 13 गुणा 10 बराबर ₹130। अब देखो बच्चों, हिसाब इसने भी लगाया, हिसाब इसने भी लगाया, लेकिन दोनों के हिसाब लगाने का जो तरीका था, जो कैलकुलेशन का तरीका था, वो अलग था, ठीक है। इसने क्या करा, इसने अलग अलग किया। पहले अपनी कॉपियों का मूल्य निकाला और फिर अपनी सिस्टर रीमा की कॉपियों का मूल्य निकाला और दोनों को जोड़ दिया। रीमा ने कुछ ज्यादा एडवांस दिमाग लगाया। उसने क्या करा, पहले दोनों का मतलब अपनी सिस्टर का और अपना एक समूह बना लिया और उस समूह के जोड़ को फिर 10 से गुणा कर दिया। यहां पर हम शुरुआत करते हैं कोष्ठक की, ठीक है। अब ये गए एक लड़की मीरा के पास। मीरा को उन्होंने कहा कि तू हिसाब लगा कि
अगर मेरी दीदी ने 6 रुपए की एक कॉपी के दर से लिया और मैंने 7 रुपए की एक कॉपी के दर से ली, तो तू बता कि हमारा टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। अब मीरा ने क्या करा, उसने 6 + 7 × 10 कर दिया। ठीक है, मीरा ने क्या करा, 6 + 7 गुणा, क्योंकि उसने भागो जोग पढ़ा था 5वीं में, है ना, तो उसने कहा पहले तो गुणा होगा भाई। उसने क्या करा, 7 धाम 70 और ये आ गया आपका 76। अब देखो मीरा का जो कैलकुलेशन हो गई वो रॉन्ग हो गई। वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब मीरा गलत है। मीरा गलत इसलिए है क्योंकि उसने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। जो इस तरह के प्रश्न होते हैं उसमें हम कोष्टकों का प्रयोग करते हैं और कोष्टक के अंदर की समूह को एक संख्या के रूप में लेते हैं। कैसे करते हैं इसको, और क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग कोष्टक का प्रयोग करके बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। केवल गुणा के ही नहीं, भाग भी कर सकते हैं, कुछ और संक्रियाएं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हल होगा कोष्टक के भीतर की संख्या का। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न है 9 और 2 के योग की 4 से गुणा, योग की 4 से गुणा। ठीक है, 9 और 2 का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो पहले आप 9 और 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब पहले ये काम होना है ना, इसको एक आप समूह के रूप में अकेली संख्या मान, है तो ये ग्रुप, लेकिन आप इसको एक सिंगल नंबर के रूप में इसको देखो। पहले इसको जोड़ना है, फिर गुणा करनी है 4 से। क्लियर है? अब देखो 9 और 2 11 गुणा 4 44। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। अठारह और 6 के अंतर की, क्वेश्चन है 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग देना है। अब पहले हमने गुणा की थी, अब हम क्या देंगे, भाग देंगे। 18 और 6 के अंतर, अंतर का मतलब पता है बच्चों, घटाना है, को 4 से भाग। ठीक है, तो 18 और 6 का अंतर, पहले तो इसी को लेके चलेंगे आप। 18 - 6 इसका अंतर, अंतर मतलब माइनस, फिर उसको भाग देना है 4 से, भाग देना है 4 से। भाग देने का साइन आप ऐसा बनाते हो। ठीक है, तो पहले आप 18 में से 6 घटा दो, कितना आता है बच्चों, 12। 12 की भाग करनी है 4 से, इसको हम लिख सकते हैं 12/4। और बच्चों आप ऐसे भी भाग करते हो, है ना, क्या आता है आंसर, 4 तिया 12। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3। कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 3। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जिसमें हम थोड़ा सा कठिन सवाल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 3 और 2, 3 और 2 के योग के तिगुने से, तिगुने यानी कि 3 गुने से, तिगुने से 45 को भाग देना। ठीक है, 3 और 2 का तिगुना, पहले तो 3 और 2 के योग के तिगुने से, सॉरी बच्चों यहां पर आएगा योग के, योग मतलब जोड़। पहले आपको क्या करना है, 3 और 2 का योग करना है। ठीक है, अब इसका तिगुना, तिगुने का मतलब होता है बच्चों गुणा 3, 3 बार ना, गुणा 3, और इससे इसको किससे भाग देना है, 45, यानी कि 45 को इससे भाग देना। ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक है, अब करते चलेंगे,
45 को भाग देना है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट, कोष्ठक, यानी कोष्ठक के अंदर का सबसे पहले सॉल्व होगा। 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद ये आपका कितना बच्चों, आप इसको आप समझेंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है मैडम हमने भागु जोग पढ़ा है और भागु जोग कहता है कि पहले भाग होगा। ये आप पढ़ेंगे कि भागु जोग कहता है पहले भाग होगा, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 3 और 2 के योग के तिगुने से, मतलब हमें पहले यही सॉल्व करना है, ठीक है ना, कि योग के तिगुने से हमें क्या करना है, योग के तिगुने से हमें क्या करना है, 45 को भाग देना है। तो 45 को भाग देंगे 5 तियां 15 से, और 45 को 15 से भाग देकर हमारा उत्तर आएगा 3, ठीक है। 3 और 2 5 गुणा 3, क्योंकि तिगुना है ना, गुणा 3, तो यहां पर आ जाएगा 5 तियां 15, और 45 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3। इस तरह कोष्ठकों का प्रयोग करके बच्चों हम बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि अगर हम उन कोष्ठकों को खोलें तो उनका उत्तर कैसे आएगा। हम दोनों तरीके से अपने सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल मैंने आपको पहले बताया था जिसमें 9 और 2 का योग था और उसकी हमने गुणा की थी 4 से, ठीक है ना। तो एक तो मैंने इस तरह से किया था, पहले जोड़ा और फिर इस तरह से कर दिया। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, देखो कैसे। पहले 9 और 2, तो जो ब्रैकेट के अंदर है 9, पहले उसकी गुणा कर देते हैं 4 से, ठीक है ना। ये जो 4 है ना बच्चों, इसकी गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी। तो पहले मैं 4 की गुणा कर देती हूं 9 से, ठीक है, ये साइन प्लस का आएगा ही आएगा। फिर 4 की गुणा कर देती हूं किससे, 2 से, ठीक है। फिर 4 की गुणा किससे कर देती हूं, 2 से, ठीक है ना। ये बाहर 4 का साइन है ना, तो पहले 4 की गुणा 9 से और फिर 4 की गुणा 2 से, हमने इसको खोल देना है। 9 चौक 36, 2 चौक 8, और 36 और 8 कितना होता है बच्चों, 44। तो क्या दोनों का उत्तर समान आया, हाँ, दोनों का उत्तर क्या है, सेम है। इसका मतलब चाहे हम कोष्ठक का प्रयोग करें, चाहे कोष्ठक को नियमों का प्रयोग करते हुए खोले, तब भी हमारा उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। बच्चों जब हमने सन्निकट मान किया था तो मैंने कहा था आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको उसकी करके दिखा देती हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजीली हो जाए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए कि आपको किस तरह से सन्निकट मान का इस्तेमाल करना है जब आप जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है। देखो सन्निकट मान के नियम का प्रयोग करते हुए गुणा करना, क्या करना, गुणा करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको 63 की गुणा करनी है 182 से, ठीक है। गुणा तो आपको आती है और आप कर लोगे, टाइम लगेगा लेकिन आप कर लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोटा माटी बता दो कि लगभग कितना आ रहा है, ठीक है ना, लगभग कितना आ रहा है, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो लगभग कितना होगा इसका। अब अगर उस आइडिया को देने की बात होती है, लगभग करने वाली बात होती है, तो फिर हम इसका सन्निकट मान करते हैं, ठीक है। तो सन्निकट मान हम कैसे करते हैं, अब आप देखिए। इसका रूल है कि जो भी संख्या जिस भी अंक की है, जैसे 2 अंक की है, ये दहाई तक की है, ये 3 अंक की है, ये सैकड़े तक की है, उसके अधिकतम अंक तक उसका सन्निकट किया जाए। इसका सन्निकट होगा निकटतम दहाई तक, इसका सन्निकट होगा निकटतम सैकड़े तक, ये ध्यान रखना। इसका सन्निकट होगा निकटतम दहाई तक, और इसका सन्निकट होगा निकटतम सैकड़े तक, निकटतम सैकड़े तक, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका दहाई तक करना है तो मैंने आपको बोला था कि आपको इकाई देखनी पड़ेगी, हाँ इकाई देखनी पड़ेगी। तो इसकी इकाई है 3, इसकी इकाई क्या है, 3 है, और 3 जो होती है वो 5 से क्या होती है, छोटी होती है। 3 5 से छोटी होती है। तो जाहिर सी बात है जब 3
5 से छोटी है तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा 0 और इस 6 के संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 60। और इसका हमें करना है निकटतम सैकड़े तक करना है तो दहाई देखो, क्या देखो? दहाई। इसकी दहाई कितनी है बच्चों? 8। कितनी है दहाई? 8। और 8 बड़ा होता है 5 से, तो जाहिर सी बात है ये तो 0 बनेंगे, लेकिन आगे वाले को, सैकड़े वाले को 1 बढ़ाकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 में 1 जुड़ गया 200। कितना हो गया? 200। तो ये हो जाएगा, इसका सन्निकट मान हो जाएगा 200। तो 60 की 200 से गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों? 6 दूनी 12, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, 12,000 आ गया। और अगर मैं इसको वैसे करूं तो देखो बच्चों, इसका आंसर अगर हम वैसे करें तब भी इसके आंसर में ज्यादा फर्क नहीं है। 182 की मैं 63 से गुणा करती हूं, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 6 दूनी 12, 6 अठे 48 और 1 49, 4, 6 एकम 6 और 4 10, 6 6 कितना आया? 11,466। तो कहीं ना कहीं ये और ये इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये लगभग हमें थोड़ा बहुत इसका एक व्यापक रूप से इसका हमें आंसर मिल जाता है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो सन्निकट मान वाले जो प्रश्न है, चाहे वो गुणा के प्रश्न है, चाहे वो जोड़ के प्रश्न है, चाहे वो व्यकलन के हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन के हैं, घटाने के हैं, उसका रूल यही है कि आपको उस संख्या का जो अधिकतम स्थानीय मान है उस संख्या तक आपको उसको क्या करना है? सन्निकट करना है। इसका स्थानीय मान कितना था? ये दहाई तक थी ना संख्या, तो इसको निकटतम दहाई तक आपको सन्निकट करना है। और ये संख्या जो थी वो सैकड़े तक थी, इसलिए आपको निकटतम सैकड़े तक इस संख्या का सन्निकट करना है। सन्निकट करने के बाद आपका आंसर, आपका जो एक्चुअल आंसर होता, वास्तविक आंसर होगा, उसके बराबर होगा। तो बच्चों, आज ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है स्कूल खुलने पर अपनी मैडम से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीवी पर हमारा कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है उनको कार्यक्रम की जानकारी ना हो या फिर वो कहीं बिजी हो, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि डीडी उत्तराखंड का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप हमारे लेक्चर रिपीट होकर देख सकते हैं। यानी कि ये सारे लेक्चर आपको डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। आप पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।